मेरा अंदाजा ठीक निकला। प्रकाश जी को डसने वाला सांप जहरीला नहीं था। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे रब ने अपने आजिज बंदे की फरियाद सुन ली थी। अपनी दानिश में मौत के मुंह में पहुंच जाने के बावजूद मैं बच निकला। अल्लाह करीम ने शायद मुझे अपनी हिमाकतों के इजाले के लिए ये दूसरा मौका दिया है। अब मैं एक दिन भी जाया किए बगैर और किसी भी नए बखेड़े में उलझे बगैर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। अचानक डॉक्टर ने मुझे मुखातिब करके पूछा, ये सांप आपको कहाँ मिल गया था मिस्टर? मैंने जल्दी से कहा, मैं सुबह बागीचे में वर्जिश कर रहा था, वहीं झाड़ी में से अचानक मेरे हाथ पर झपटा और फिर गायब हो गया। तभी ब्रिगेडियर अग्रवाल ने डॉक्टर से पूछा, तुम्हारे ख्याल में राकेश जी को किस नस्ल के सांप ने डसा है? डॉक्टर ने खुशगवार लहजे में कहा, दोनों दांतों का फासला बता रहा है कि ये लगभग 1.25 से 1.5 फुट का कुकरी सांप है। ये जहरीले तो नहीं होते मगर गुस्से के काफी तेज होते हैं। तंग करने पर या खतरा महसूस करते ही हमला करने में देर नहीं लगाते। मौसम गर्मा में अक्सर रात को चूहों वगैरह के शिकार के लिए निकलते हैं और भूरे बदन पर मौजूद स्याह घेरों की वजह से इन्हें अक्सर वाइपर या खड़खड़िया सांप समझकर मार दिया जाता है। डॉक्टर ने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया था। मैंने ग्रीस के डिब्बे से डसने के लिए झपटते जिस सांप की झलक देखी थी वो बिल्कुल वैसा ही था। ताहम मैंने डॉक्टर को ये बताने की कोशिश नहीं की। मैं तो अब ये चाहता था कि ड्रेसिंग करवाने और टीका लगवाने के बाद हम जल्द अज जल्द यहाँ से बंगले पर पहुंचें। अगर हम बलराम के अपने क्वार्टर से बंगले में ड्यूटी पर पहुंचने तक वापस न पहुंचते तो मसला खराब हो सकता था। मैं सांप वाले डिब्बे को बदहवासी में स्टोर रूम की चारपाई पर ही रखा छोड़ाया था। उस पर नजर पड़ते ही वो सारा मामला समझ जाता और वहां से उड़न छू हो जाता। मगर मैंने देखा कि ब्रिगेडियर अग्रवाल बड़ी बेफिक्री से डॉक्टर के साथ गप्पे लड़ाने में मसरूफ है, जबकि नर्स ऊँघने के अंदाज में टीका लगाने की तैयारी कर रही है। मरहम पट्टी का मरहला आने में तो जाने कितनी देर थी। मैंने इस तरह से बेचैन होकर डॉक्टर और ब्रिगेडियर अग्रवाल को मुखातिब करके कहा, अगर सांप जहरीला नहीं था तो ये टीका लगाने और मरहम पट्टी की जरूरत नहीं है। खून रुक चुका है और जख्म भी खुश्क होता जा रहा है। मेरा ख्याल है हमें घर चलना चाहिए, हमें रवानगी की तैयारी करनी है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने खुश्क लहजे में कहा, आप ड्रेसिंग बेशक न करवाएं मगर ये इंजेक्शन जरूरी है। असल में इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता मैंने उसकी बात काट कर कहा, तो फिर जल्दी करें डॉक्टर, हमें 1.5 घंटे में अजमेर जंक्शन पहुंचना है। ये अल्फाज काम कर गए। चंद मिनट के बाद हम जीप में बंगले की तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कहा, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, ट्रेन तो दोपहर के बाद अजमेर स्टेशन पहुंचेगी। मैंने संजीदा लहजे में कहा, जल्दबाजी की जरूरत है सर। ये बताइए आपका अर्दली बलराम अंदाजन कितनी देर के बाद नाश्ता बनाने के लिए रसोई में पहुंचेगा? ब्रिगेडियर अग्रवाल ने सड़क से नजर हटाकर मुझे देखा और पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं प्रकाश जी, क्या बहुत भूख लगी है? मैंने अपनी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, नहीं, बात मेरी भूख की नहीं है, प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दें। ब्रिगेडियर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली और बोला, 6:45 बजने वाले हैं। वो 7:30 बजे तक पहुंचकर नाश्ते की तैयारी शुरू करता है। हम सब 8:30 बजे तक नाश्ता करते हैं। मैंने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। मैंने देखा ब्रिगेडियर बदस्तूर मेरी तरफ देख रहा है और उसकी नजरों में सवालात की भरमार है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, सर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने लगा हूँ जिन पर यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप बंगले पर वापस पहुंचने तक इंतजार कर लें। फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मामला बहुत संगीन और गंभीर है। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह चौंका। ये आप किस मामले पर बात कर रहे हैं राकेश जी? क्या उस सांप? मगर आपने तो बताया है कि उसने। मैंने उसकी बात काट कर धीमे लहजे में कहा, मैंने डॉक्टर के सामने बात टालने के लिए वो कहा था सर, मुझे सांप ने बंगले में डसा था और वो अब भी वहीं मौजूद है। चले मैं इतना बता देता हूँ कि ये सांप आपको डसवाने के लिए बंगले में लाया गया था। बस बाकी बातें मैं वहीं पहुंचकर आपको बताऊंगा ताकि मेरी बात समझने और उस पर यकीन करने में मुश्किल न हो। मगर मैंने जो कहा था उसने ब्रिगेडियर अग्रवाल के तजस्सुस को मजीद हवा दे दी थी। उसने हैरानी और तंज की आमेजिश वाले लहजे में कहा, बुरा न मानना राकेश जी, मगर आपकी बात मेरी अक्ल में बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे भला कौन और क्यों मारेगा? और बिलफर्ज मैं आपकी बात मान भी लूं तो जिस सांप के डसने से आपका कुछ नहीं बिगड़ा वो मुझे डस भी ले तो मैं कैसे मर सकता हूँ? आप तो बहुत समझदार इंसान हैं राकेश जी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? क्या आपका ये मतलब है मुझे जो भी सांप से डसवा कर मारना चाहता है वो इतना बेवकूफ है कि किसी कोबरा, वाइपर या कॉमन क्रीट सांप की जगह चूहे खाने वाला बगैर जहर वाला सांप लेकर आ गया? ब्रिगेडियर अग्रवाल का सवाल ठोस दलील पर मबनी था और दर हकीकत उसका कोई माकूल जवाब मेरे पास मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं कोशिश के बावजूद उस बेजरर सांप की इस कदर राजदाराना अंदाज में मंगत से बलराम तक मुंतकिली से कासिर था। मगर दूसरी तरफ ब्रिगेडियर अग्रवाल को कत्ल करने की साजिश में भी कोई शक नहीं था और साजिश के दोनों मरकजी किरदार भी मुस्तनद तौर पर शनाख्त शुदा थे और असल अहमियत उसी बात की थी।
उस वक्त सबसे जरूरी काम बलराम की गर्दन दबोचना था। इस साजिश में जहर से आ रही उस सांप के किरदार का तायुन बाद में भी हो सकता था। लिहाजा मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल से एक बार फिर बंगले में वापस पहुंचने की दरखास्त की। वो मजीद कुछ कहना चाहता था, मगर इस असना में हम वैसे भी बंगले के बहुत करीब पहुंच चुके थे। लिहाजा वो हाँ में गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। बंगले में पहुंचकर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने जैसे ही पार्किंग की जगह जाकर जीप रोकी, मैं जल्दी से जीप से उतरा और तेजी से बंगले की इमारत की तरफ बढ़ा। मेरे मेजबान ने भी मेरी पैरवी की। नशिस्तगाह में पहुंचकर मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल को अपने पीछे आने का इशारा किया और बावर्ची खाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में हम बंगले के स्टोर रूम के दरवाजे में पहुंच गए। इस दौरान में मेरी नजर ने कई बार बंगले के अकबी पहलू वाली राहदारी के मोड़ का जायजा ले लिया। जाने क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि बलराम किसी भी वक्त वारिद होने वाला है। मैं ब्रिगेडियर अग्रवाल को साथ लिए स्टोर रूम में दाखिल हुआ। वहां का मंजरनामा जूं का तूं था। मुझे डसने वाला कुकरी सांप वाला डिब्बा भी वहीं चारपाई पर रखा हुआ था। ब्रिगेडियर अग्रवाल भी इस दौरान में स्टोर रूम का जायजा ले रहा था। मैंने ग्रीस के 2 ढक्कन वाले डिब्बे की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। उसने गहरी नजरों से उस डिब्बे का जायजा लिया और फिर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने मजीद कुछ कहने से पहले वो डिब्बा दाएं हाथ में उठा लिया और उसके ढक्कनों का जायजा लिया। वो दोनों मजबूती से बंद थे। मैंने ग्रीस का वो डिब्बा ब्रिगेडियर अग्रवाल की तरफ बढ़ाया और उसने जैसे उसे थामा, मैंने संजीदा लहजे में कहा, इसे जरा ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाकर देखिए। उसने कदरे तजब्जुब के बाद मेरी दरखास्त पर अमल किया। मैंने लगभग फौरन ही उसे चौंकते देखा। डिब्बा उसके हाथ में था, मगर खुद मैंने भी डिब्बे में किसी जिंदा वजूद की नकलो हरकत वाज़े तौर पर महसूस की। मैंने संजीदा लहजे में कहा, ये वही कुकरी सांप है जिसने मुझे डसा है और ये डिब्बा उस कैनवस बैग में रखा था और ये बैग सामने दीवार के साथ रखी बोरियों के पीछे छुपाया गया था। ब्रिगेडियर अग्रवाल की पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी हो गई थी। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने गंभीर लहजे में कहा, अब ये भी बता दें राकेश जी कि ये काम किसने किया है। मैंने कहा, अभी बताता हूँ सर, मगर मेरी दरखास्त है कि हमें ये डिब्बा इस बैग में रखकर इसे पहले वाली जगह छुपा देना चाहिए ताकि ये हरकत करने वाला इसे यहाँ से गायब पाकर चौंक न जाए। मैं चाहता हूँ कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कुछ समझने कुछ न समझने के अंदाज में हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने बैग बोरियों के पीछे पहले वाली जगह छुपाकर कहा, आइए आपके बेडरूम में चलते हैं, मैं आपको सब कुछ तफसील से बताता हूँ। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने फिक्रमंदी से हाँ में गर्दन हिलाई और बाहर की तरफ चल दिया। हम दोनों बावर्ची खाने के करीब पहुंचे तो अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने बावर्ची खाने में दाखिल होकर अपनी दानिस्त में फर्श पर बिखरे लोबिये के तमाम दाने समेटकर थैली में डाले और उसका मुंह बांधकर उसे अपने साथ ही ले लिया। ब्रिगेडियर अग्रवाल ये सब बगौर देख रहा था, मगर उसने कोई तबसरा न किया। अपनी ख्वाबगाह में पहुंचकर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने आराम कुर्सी पर बैठकर मुझे अपने साथ रखने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। चंद लम्हे मेरा बगौर जायजा लेने के बाद उसने गंभीर लहजे में कहा, मैंने अपनी आदत के खिलाफ बहुत इंतजार कर लिया राकेश जी। अब मेरी दरखास्त है कि सब कुछ तफसील से मुझे बताओ कि ये सब क्या चक्कर है। कौन है जो मुझे इस बगैर जहर के सांप से डसवाना चाहता है और उसकी इस हरकत का क्या मकसद हो सकता है। मैंने एक गहरा सांस लिया और फिर अपने जहन में मौजूद ख्यालात अल्फाज की शक्ल में तरतीब देते हुए कहा, काफी तवील बात है सर, मगर मैं इसे मुख्तसर बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ जब हम जगत के साथ आपके घर पहुंचे थे। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने संजीदा लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, याद है आपने उस रोज मंगत को बहुत बुरी तरह झिड़का था। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने एक बार फिर हाँ में गर्दन हिलाई। इस बार मैंने उस रात मंगत की तैश भरी हरकतों के बारे में बताकर कहा, मैं समझा कि ये गुस्सा सबके सामने तौहीन का नतीजा है, मगर गुज़श्ता से पिछली रात मुझे मंगत की एक और अजीबोगरीब हरकत का मुशाहिदा करने का मौका मिला। मैंने देखा कि ब्रिगेडियर अग्रवाल अब इंतहाई गहरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा है। मैंने मंगत के बैग पुरअसरार अंदाज में पलंग के नीचे छुपाने के नतीजे में तजस्सुस बेदार होने के बाद मामले की छानबीन के बारे में बताया। तभी ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मेरी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, तुम्हारी अब तक की बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये सब मंगत का किया धरा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे ब्रिगेडियर अग्रवाल के चेहरे पर जलजले की सी कैफियत नजर आई। ताहम कोई फौरी रद्द अमल देने के बजाय वो कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने थके थके से लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है राकेश जी कि तुम मेरे बेटे पर कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो। मैं मानता हूँ कि मंगत में बेशुमार कमजोरियां हैं, उसकी कितनी ही आदतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, मगर वो मेरा बेटा है। मैं कैसे मान लूं कि वो अपने बाप की जान लेने की साजिश कर रहा है। मैंने धीमे लहजे में कहा, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ सर,
काश मेरे सारे अंदाजे और मुशाहिदे गलत हों और मंगत वाकई बेकसूर निकले, मगर ये आपकी जिंदगी का मामला है, इसलिए मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सुने और फिर उसके मुताबिक छानबीन करें। बल्कि अगर आप मेरी बताई हुई तरकीब आजमाएं तो मुझे यकीन है कि दूध का दूध और पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी और भगवान ने चाहा तो हम आपकी जान लेने की कोशिश करने वाले अफराद को रंगे हाथों पकड़कर उनके मुंह से सच उगलवा लेंगे। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज गौर से सुना और गंभीर लहजे में बोला, वो तो बात की बात है, अभी तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसे साबित होता हो कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और ये साजिश मंगत कर रहा है। सिर्फ ये कुकरी सांप वाला मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी खैर चलो तुम आगे कहो क्या कहना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मैंने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा सर, बल्कि सब कुछ खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, बस आपको वो करना है जो मैं कहूँ। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। उसके चेहरे की संजीदगी अब मजीद संगलाख दिखाई दे रही थी। मैंने उससे इजाजत ली और फिर अपने कमरे में आ गया। खुदा खुदा करके सुबह के 7:30 भी बज गए। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर टहलता हुआ बावर्ची खाने में पहुंच गया। मैंने देखा बलराम कुछ गुनगुनाते हुए आटा गूंथ रहा था। मुझे देखकर वो चौंका। मैंने दोस्ताना लहजे में उसे राम राम कहा और बोला, बलराम भैया, मेरा ख्याल है नाश्ते में तो अभी कुछ देर लगेगी, क्या तुम मुझे एक प्याली गर्मा गर्म चाय पिला सकते हो? सर कुछ भारी हो रहा है। बलराम ने पुरजोश लहजे में कहा, क्यों नहीं राकेश जी, आप अपने कमरे में जाएं या ड्राइंग रूम में बैठें, मैं अभी कुछ देर में चाय लेकर आता हूँ। इस पर मैंने सब्जी वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेज के पास रखी बेद की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं यार, मैं यहीं बैठकर चाय पी लूंगा, अकेले में उकताहट हो रही है, इतनी देर में तुमसे कुछ गपशप भी हो जाएगी। खुदा जाने उसे मेरी ये बात अच्छी लगी थी या बुरी, मगर जब वो बोला तो उसके लहजे में नाराजगी की झलक नहीं थी। बोला, जो आपकी मर्जी राकेश जी, मुझे बस 5 मिनट और दे दें, आटा गूंदने ही वाला है। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, वो तो ठीक है, मगर तुम इतना सारा आटा क्यों गूंद रहे हो? आज तो मंगत और जगत भाई भी घर पर नहीं है। बलराम ने मेरी बात सुनकर पुरजोश लहजे में कहा, अग्रवाल सरकार का हुक्म है कि रास्ते के लिए ताज़ा खाना पकाकर आप लोगों के साथ किया जाए, बस इसके लिए फालतू आटा गूंद रहा हूँ, ये इस घर की परंपरा है। मैंने कहा, ब्रिगेडियर अग्रवाल बहुत महान इंसान है, उनके दोनों सपूत भी अच्छे हैं, मगर मंगत जरा मिजाज का तेज है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में गुस्सा दिखाने पर उसे अग्रवाल जी से बहुत डांट पड़ी थी। बलराम ने कहा, जी हाँ, मंगत मुझसे अक्सर उलझता रहता है, मगर अग्रवाल सरकार उसे हद से आगे नहीं बढ़ने देते। तभी मैंने कहा, ये तो है। अच्छा बलराम भैया, मुझे प्यास लगी है, ठंडा पानी मिलेगा? बलराम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर आटे में लिथड़े अपने हाथों पर नजर डालते हुए कहा, फ्रिज के निचले पोर्शन में बोतलें रखी हैं, राकेश जी मेरे हाथ भरे हुए हैं, आप खुद पानी ले लें। मैंने उठते हुए कहा, हाँ भाई ले लूंगा, ये कौन सा मुश्किल काम है। मैंने रेफ्रिजरेटर खोला और वहां रखी शीशे की बोतलों में से एक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए दरवाजे के रैक में रखी अल्सर की दवा की दोनों बोतलों का बगौर जायजा लिया। वो बज़ाहिर बिल्कुल पहले वाली हालत में रखी नजर आई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब ये है कि बलराम ने अभी खुली शीशी में जहर नहीं मिलाया। मैं पानी की बोतल लेकर एक गिलास समेत दोबारा मेज पर जा बैठा। बलराम बदस्तूर आटा गूंथने में मगन था, जबकि मेरी नजर बारीक बीनी से उसके लिबास का जायजा ले रही थी। मुझे यकीन था कि वो जहर साथ लेकर बंगले में आया होगा। जल्द ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि जहर की बोतल उसने बगल वाली जेब में छुपा रखी है, मगर मुझे अपने अंदाजे की तस्दीक दरकार थी। लिहाजा मैंने बलराम से पूछा, तुम्हें भी एक गिलास पानी पिलाऊं क्या? ठंडा पानी बहुत मजे का लग रहा है। बलराम ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मुझे उतनी प्यास नहीं है और मेरे हाथ भी आटे में लिथड़े हुए हैं। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मेरे हाथ से पानी पी लो छोटे भैया, भगवान जाने जीवन में दोबारा मिले या ना मिले। इससे पहले कि वो हाँ या ना में जवाब देता, मैं गिलास पानी से भर के उसकी तरफ बढ़ा। वो कदरे हिचकिचाहट के साथ मेरी तरफ रुख करके खड़ा हो गया। मैंने एहतियात से उसे पानी पिलाया और फिर उसे बगौर देखते हुए अपने लहजे में जज्बात भर के कहा, एक बात बताऊं बलराम भैया? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोला, कौन सी बात राकेश जी? मैंने जज्बात से बोझल बल्कि नमनाक आवाज में कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपना छोटा भाई अविनाश याद आ जाता है। तुम्हारे ही जैसा खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था। चाहे तो बस बहाना है, वरना मैं तुमसे आखिरी बार मुलाकात करने और कुछ देर खुलकर बातें करने यहाँ आया हूँ। मैंने भरपूर कोशिश की थी कि ये सब कहते हुए मेरी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। खुदा जाने मगरमच्छ के आंसू लाने में कुछ हद तक कामयाब हो गया था, या फिर सिर्फ मेरे गुलूगीर लहजे ने काम दिखाया। मगर बलराम ने मेरी बात सुनकर चौंक कर मेरी तरफ देखा।
मुझे फौरन लगा कि तीर निशाने पर लगा है और मेरे अल्फाज और जज्बात भरे तासुरात ने उसे मुतासिर किया है। उसने हमदर्दाना नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर सवाल किया, आपकी कृपा है प्रकाश जी जो आप मुझे ऐसी नजर से देखते हैं, मगर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? मैंने अपनी अदाकारी की सारी सलाहियतों को ललकार कर तलब किया और फिर तेजी से वापस अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा और अपनी आंखें मेज कोहनी की कोख में छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगा। कुछ ही देर के बाद मैंने अपने कांधे पर बलराम के हाथ का लम्स महसूस किया। मैंने मजीद कुछ देर रोने का शुगल जारी रखने के बाद गोया खुद पर काबू पाने की कोशिश की। मेरे रोने की आवाज में कुछ वक्फा आया तो मैंने बलराम की हमदर्दी भरी आवाज सुनी, मैं बता नहीं सकता आपके जवान भाई के देहांत का जानकर मुझे कितना दुख हुआ है, मगर आपके छोटे भाई अविनाश को हुआ क्या था? मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और देवदास फिल्म में दिलीप कुमार के दिल चीर देने वाले मुकालमे जहन में ताजा करते हुए कहा, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था बलराम भैया। एक दिन मेरे लिए दवा लेने जा रहा था कि एक नशे में धुत दुष्ट ट्रक ड्राइवर ने गलत साइड से आकर उसे टक्कर मार दी। मेरा राजकुमार भैया अस्पताल पहुंचने से पहले ही भगवान के पास। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया और इस बार बाकायदा फूट फूट कर रोने लगा। खुदा जाने कैसे मेरी आंखों से वाकई आंसू बहने लगे। ये देखकर बलराम ने मेरा सर अपने पहलू में छुपा लिया। मैंने ये सारा नाटक यही मौका हासिल करने के लिए तो किया था। मैं अपनी कुर्सी से उठकर गोया बेसाख्ता बलराम से लिपट गया और उसे बाहों में भरकर गर्मजोशी से सीने से लगा लिया। मैं उसे बज़ाहिर मोहब्बत के इजहार के लिए बार बार भेज रहा था, मगर दरअसल इस दौरान में मेरे हाथ निहायत एहतियात से उसका जिस्म टटोल रहे थे। आटे में लिथड़े हाथ जिस्म से दूर दोनों तरफ हटाकर बलराम ने मेरा काम आसान बना दिया था। अपना मकसद पूरा होते ही मैंने बलराम को छोड़ दिया और फिर कुर्सी पर बैठकर जज्बात से हाँपने लगा। वो बदस्तूर मुझे हमदर्दी से देख रहा था। बिलाखिर मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी बलराम भैया, तुम्हारी वजह से बहुत दिनों के बाद मेरा जी हल्का हो गया, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर मेरे जज्बात फिर बेकाबू हो जाएं। ऐसा करो, तुम मेरी चाय लेकर ब्रिगेडियर अग्रवाल के कमरे में आ जाओ, मगर हमारे जाने से पहले तुम एक बार मेरे कमरे में जरूर आना। मैं तुम्हें एक बार फिर जी भर के गले लगाना चाहता हूँ, याद रहेगा ना? बलराम ने हाँ में गर्दन हिलाई। वो सचमुच मेरे नाटक और दर्द भरे किस्से से काफी दुखी नजर आ रहा था। मैं दूसरी मंजिल पर ब्रिगेडियर अग्रवाल के कमरे में पहुंचा तो उसे उसी आराम कुर्सी पर बेताबी से अपना मुंतजिर पाया। मैंने उसकी सवालिया नजरों के जवाब में इत्मीनान भरे अंदाज में हाँ में सर हिलाया और उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गया। उसने कुछ पूछना चाहा मगर फिर जबान बंद रखी। मेरे चेहरे के इत्मीनान ने पूछे बगैर उसके सवाल का जवाब दे दिया। अलबत्ता मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो अंदर से बेहद मुस्तरिब है। मैंने उसके आसाबी तनाव में कुछ कमी के लिए उसके बंगले के बागीचे में उगे मूलसरी के दरख्त पर खिले फूलों की तारीफ की। मेरी जबान से सताइश सुनकर वो खुश हो गया और जोशीले लहजे में बताने लगा कि जल्द ही ये दरख्त फलों से लद जाएगा जो बहुत से सेहत बख्श फवायद रखता है। फिर वो बताने लगा कि ये फल मगरबी ममालिक में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, हत्ता कि शेक्सपियर और चौसर जैसे बुलंद पाया कलम ने इस फल को अपनी शायरी का मौजू बनाया है। ब्रिगेडियर अग्रवाल मूलसरी से हटकर अपने बंगले के अकब में उगे केसर और आमों के दरख्तों के फल की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाने लगा, मगर तभी उसकी ख्वाबगाह के खुले दरवाजे पर आहट हुई। वो बलराम ही था। उसने एक तबाक में चाय के बर्तन एक प्लेट में सजा रखे थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने खारे बिस्किटों वाली रकाबी हमारे सामने मेज पर रखी और एक तरफ रखी मुताले की मेज पर तबाक रख कर चाय प्यालियों में डालने लगा। तभी मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल को मुखातिब करके कहा, मेरा ख्याल है आप निहार मुंह चाय पीने से परहेज करें सर, कहीं आपके अल्सर की तकलीफ फिर जोर न पकड़ ले। मैंने ये कहते हुए बलराम की तरफ गौर से देखा जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर चंद सानियों के लिए उसके हाथ साकित हो गए हैं। तभी मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल को बलराम की तरफ गौर से देखने का इशारा किया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर पुरजोश लहजे में कहा, अरे नहीं प्रकाश जी, मुझे रात को अल्सर की हल्की सी भी तकलीफ नहीं हुई, पूरी रात लंबी तान कर सोया हूँ। ऐन उस वक्त मैंने और ब्रिगेडियर ने एक साथ बलराम को वाज़े तौर पर चौंकते देखा। उसके साथ मुझे ब्रिगेडियर अग्रवाल के चेहरे पर सख्त गिरी से भरपूर तासुरात उभरते नजर आए। मैंने हाथ के इशारे से उसे खुद पर काबू रखने को कहा। इस दौरान में बलराम एक बार फिर चाय तैयार करने में मसरूफ हो गया। तभी मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल को मुखातिब करके कहा, ये ठीक है सर कि आपकी अल्सर की तकलीफ अब कम हो गई है, मगर मेरा मशवरा है कि आप आज नाश्ते या दोपहर के खाने के बाद दवाई की मजीद एक खुराक जरूर पी लें। मेरी बात सुनकर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने नफी में सर हिलाया। तभी बलराम ने चाय की प्यालियां हमारे सामने रख दी। मैंने उसे मुखातिब करके कहा,
यार बल्लू, तुम तो उनके चहीते हो, उन्हें समझाओ कि अल्सर की तकलीफ बिल्कुल दूर करने के लिए दवाई की एक खुराक जरूर पी लें। इस पर बलराम ने एहतराम भरे लहजे में कहा, राकेश जी ठीक कह रहे हैं सर, मंगत भैया ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपको दवाई की खुराक जरूर पिलानी है। ब्रिगेडियर ने बज़ाहिर बेजारी से कहा, अच्छा लगता है तुम दोनों नहीं मानोगे, मेरा हल्का फुल्का नाश्ता तो आ ही गया है। ऐसा करो तुम जाकर मेरी दवाई की खुराक ले आओ, मैं अभी पीता हूँ। ब्रिगेडियर की ये बात सुनकर बलराम के चेहरे पर यकलख्त सफेदी सी फैल गई, जैसे उसके साहब ने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कह दिया हो। हालांकि उसने तो वही इरादा जाहिर किया था जो मंगत और बलराम चाहते थे। उसका ये रद्द अमल मेरे लिए ही नहीं, खुद ब्रिगेडियर अग्रवाल के लिए भी हैरानकुन था। उसने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। तभी बलराम ने गोया हिम्मत करके कहा, नहीं सर, मंगत भैया ने जोर देकर ये बात कही थी कि आपको दोपहर के खाने के कुछ देर के बाद ही दवाई की खुराक पिलाऊं, क्योंकि उसी वक्त फायदा होगा। बलराम के इसरार से मेरे जहन में मामला कुछ वाज़ेह हो गया। मंगत और उस अर्दली ने यकीनन हमारे यहाँ से रुखसत होने के बाद ब्रिगेडियर अग्रवाल को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रखा होगा, ताकि उसे बर वक्त जिंदा हालत में अस्पताल ले जाने का इम्कान न रहे। मुझे यकीन था कि बलराम की इस बात से खुद ब्रिगेडियर अग्रवाल ने भी यही नतीजा अखज किया होगा। इससे पहले कि मैं कुछ रद्द अमल जाहिर करता, ब्रिगेडियर अग्रवाल ने मुझे मुखातिब करके कहा, मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे रही है राकेश जी, तुम ये बताओ उसने वो जहर कहाँ छुपा रखा है। ये कहते हुए उसने यकलख्त करीब ही बिछे पलंग के तकिए के नीचे हाथ डालकर स्याह रंग का बड़ा सा पिस्तौल निकाल कर कॉक कर लिया। मैं फौरन ही पहचान गया, वो अमरीकी साख्ता मशहूर जमाना 9mm पिस्टल कोल्ट M1911 था। उस हलाकत खेज हथियार की नाल का रुख अपनी छाती की तरफ देखकर उसका मुंह फक हो गया। ब्रिगेडियर की जबान से जहर का जिक्र पहले ही उसके हवास उड़ा चुका था। बलराम ने मेरी तवक्को से कहीं पहले अपनी हालत पर काबू पा लिया और लगभग रोते हुए पूछा, ये आपने मुझ पर गन क्यों तान ली है सर? मेरा क्या कसूर है? मैंने कौन सा जुर्म किया है? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय ब्रिगेडियर अग्रवाल ने आंख के इशारे से मुझे हरकत में आने का हुक्म दिया। मैं बिला तवक्कुफ उठा और आगे बढ़कर बलराम के लिबास में हाथ डाल दिया। जहर की बोतल उसकी कमीज के जेरे जामा यानी कमरी की उसी जेब में जूं की तूं मौजूद थी, जहां मैंने बावर्ची खाने में उससे मोहब्बत भरे अंदाज में लिपटने के दौरान में टटोली थी। जहर की बोतल निकालते हुए मैं पूरी तरह मोहतात था। पोल खुलते देखकर बलराम कोई भी जारहाना रद्द अमल दिखा सकता था, मगर गालिबन कोल्ट की नाल से ज्यादा ब्रिगेडियर अग्रवाल की तरफ अपने हाथ ऊपर करके साकित रहने की धमकी ने असर दिखाया और मैं उसकी तरफ से किसी मज़ाहमत के बगैर जहर की बोतल कमरी की जेब से निकालने में कामयाब हो गया। मैंने वो हलाकत खेज चीज अग्रवाल के सामने मेज पर सजा दी। चंद सानियों तक गहरी नजरों से जहर की बोतल का जायजा लेने के बाद ब्रिगेडियर अग्रवाल ने अपने अर्दली को घूर कर देखा, जिसकी उस वक्त ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। ऐन उसी वक्त कमरे में ब्रिगेडियर अग्रवाल की भारी आवाज गूंजी, क्या तुम बता सकते हो सिपाही बलराम कि इस बोतल में कौन सा लिक्विड है और ये तुम्हारे पास क्यों मौजूद है?